स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होता है, तरंग वेव्स क्या होती हैं, तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव, पलायन वेग, अनुनाद, डॉपलर प्रभाव, इन सभी टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और यह भी जानेंगे कि क्यों थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो थ्योरी कैसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है उसको भी जानेंगे और हम यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उपग्रह सैटेलाइट्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह मतलब सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई ग्रह है, यदि उसके चारों ओर कोई पिंड परिक्रमा करे तो पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ये आपका कोई ग्रह है। ठीक है, ठीक है, ग्रह है, उसके चारों ओर परिक्रमा कोई पिंड कर रहा है तो उस पिंड को उस ग्रह का क्या कहेंगे, उपग्रह। इसको दोस्तों समझते हैं कैसे। मान लीजिए जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वो आपका पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो उस ये चंद्रमा क्या हो गया, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और जबकि इनसेट भी पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो उपग्रह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित हैं। ठीक है, और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित जो होते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह बोला जाता है। इसको हम समझ सकते हैं जैसे अभी चंद्रयान का जो मिशन हुआ उसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये करते क्या है, मतलब जो मनुष्य है, जो जिनको वैज्ञानिक हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं जैसे मौसम की जानकारी के लिए, जो आप देखते होंगे कि अब पहले ही फ़ोन में आ जाता है कि बारिश होने वाली है या अगले 7 दिन तक बारिश रहेगी या जब धूप निकलेगी। ये सब क्या है, ये सब इनको जानकारी कैसे हो पा रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उपग्रह जो अपने कृत्रिम उपग्रह हैं, वो छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं मिसाइल द्वारा, वहाँ पे स्थापित अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में, तो जिनसे उनको जानकारी मिलती है। तो ये कृत्रिम उपग्रह इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं इनको भी हम समझते चलेंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न बनने के जो चांस हैं वो कैसे बनेंगे, तो आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी का एक उपग्रह बताइए, तो आप कहेंगे पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह यदि बात करें तो पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। ठीक है, आगे, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। ये ऐसा प्रश्न बनता है कि उपग्रह की जो कक्षीय चाल है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आप कहेंगे कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। आगे, एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट की बात करें, उपग्रह की कक्षीय चाल कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर करती है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 7.9 या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों यहाँ हम जान लें कि थ्योरी किस लिए पढ़ना जरूरी है। तो यदि आप वैकल्पिक प्रश्नों को लगाते हैं, जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ से आपके प्रश्न छूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट थ्योरी हमको पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ पर जाना चाहिए। तो और हम इसी तरह से अपनी क्लासेस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, उसके बाद जब वो थ्योरी हो जाती है उसके बाद एक एमसीक्यूज़ की क्लास लाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपकी तैयारी में 2 चाँद और लग जाते हैं। ठीक है, जो आपकी तैयारी है वो एकदम निखर के आ जाती है एमसीक्यूज़ से। आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, पहले क्या है, थ्योरी क्लास करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ की क्लास होती है। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस से, क्योंकि फिर एग्ज़ाम फिर यदि आप इस तरह पढ़ोगे तो एग्ज़ाम फिर कोई भी हो, उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएँगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के अति निकट जो चक्कर लगाता है उपग्रह, उसका परिक्रमा काल 84 मिनट होता है। ठीक है, आगे बात करें। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूस्थायी उपग्रह, ठीक है, जो भूमि स्थायी उपग्रह है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, याद ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर ये दिशा आपसे पूछ लेता है, तथा इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल का 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आपसे दिशा पूछ लेगा, किस दिशा की ओर परिक्रमा करता है, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की। तुल्यकारी उपग्रह का उपयोग रेडियो प्रसारण, देखिए यहाँ पे रेडियो प्रसारण तथा मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पता चल गया कि जो तुल्यकारी उपग्रह हैं उनका उपयोग रेडियो प्रसारण हुआ या मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी की जाती हैं उनके लिए किया जाता है। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर किस ओर किस दिशा में घूमती है, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। इससे सूर्य तथा तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते नजर आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पलायन पलायन वेग। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो इक्का दुक्का प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है, तो आप कहेंगे अंडर रूट 2 गुना होता है। ठीक है, और इसका मान पृथ्वी तल पर कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये दो प्रश्न पलायन वेग से ज्यादा बनते हैं। चलिए समझते हैं पलायन वेग होता क्या है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, तो एक तरीके से समझिए पलायन वेग क्या है। मतलब कोई पिंड है, यदि हमें पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र से उससे पार भेजना है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है। मतलब इतना न्यूनतम, कम से कम इतना वेग लगाएं किसी पिंड को ऐसे फेंके, मतलब एक तरीके से कि वो पृथ्वी की जो कक्षा है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, उससे बाहर निकल जाए और कभी पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए, मतलब वापस ना गिरे। जैसे आप देखते हो कोई कंकड़ आपने हाथ में लिया, यदि आप उसको ऊपर उछालो तो वो क्या होता है, एक समय के बाद वो वापस धरती पर आके गिर जाता है। ठीक है, लेकिन पलायन वेग क्या है, यदि इतना वेग लगा दें उस पत्थर में कि वो इतना वेग लगा दें कि वो कभी फिर लौट के धरती पे आ ही नहीं, तो उसको, उस न्यूनतम वेग को ही क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। इसका मान पृथ्वी तल पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पलायन वेग कक्षीय वेग का अंडर रूट 2 गुना होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसके कारण वहाँ वायुमंडल का अभाव है। आपसे पूछ ले कोई कि चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है, वायुमंडल का अभाव है चंद्रमा पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्यों अभाव है इसका आप पता बता देंगे कि जो वहाँ पे पलायन वेग है वो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट क्या है, वेव, तरंग क्या है होती हैं, इनको समझेंगे और किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, आप कहेंगे सर 2 प्रकार की, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है। तरंगे सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, पहली होती हैं यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे कौन सी होती हैं, इनको अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ, ये 2 तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं आपकी। आगे पढ़ेंगे तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले हम यांत्रिक तरंगों की बात करेंगे, अनुदैर्ध्य क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होती है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से पहला पूछ लेगा कि अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में, जैसे क्या है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है। जब तरंग की गति
जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा ये कहेगा कि ध्वनि तरंग है, कैसी तरंग है? जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी तरंगे हैं? तो आप कहेंगे सर अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, एक प्रश्न बन सकता है कि जिस जब गति की दिशा माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो कौन सी तरंग होती है? तो आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, आप देखते होंगे जो पानी होता है वहां पे वो ऐसा लगता है मतलब जैसे चल रहा हो, तो उस पे जो तरंगे वो उत्पन्न होती हैं उनको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ऐसी प्रकाश तरंगे ये क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो प्रश्न जो बनेगा परीक्षा में वो ऐसे ही बनता है कि पानी की सतह पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं? तो आप कहेंगे सर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी और कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूट ही नहीं पाएगा दोस्तों, मैं वादा करता हूँ। आपको बस करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट्स एग्जाम की, क्योंकि अपने चैनल पर हम ऐसी ही नई नई वीडियोस लाने वाले हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं यूपी लेखपाल की तैयारी हम बहुत अच्छी वाली यहाँ पे कराने वाले हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम आपको फ्री वीडियोस एकदम फ्री बेहतर कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये ऐसी तरंगे होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? ये ऐसी तरंगें होती हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यही हो गया कि वह कौन सी तरंगें होती हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? बताइए जल्दी से। तो वो हो जाएंगी, आप कहेंगे सर विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या हो जाएंगी सर? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको कहते हैं। तो ये पहला प्रश्न एग्जाम में इस तरीके से बनता है। आगे बात करें, प्रकाश ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। ये तरंगें प्रकाश की चाल से संचरण करती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रकाश हुआ, ऊष्मा हुई, ये कैसी तरंगें हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से इससे बन सकता है कि आपसे कहेगा प्रकाश ऊष्मा है कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे या आपके अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे? तो आप कहेंगे सर ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, आगे बात करें, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, तरंग, ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यदि ये ऑप्शन में आ जाए तो आप कहेंगे ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स के बारे में यदि हम बात करें क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि ध्वनि जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में गमन करती है? तो पहला प्रश्न आपसे यही तैयार होगा, तो आप कहेंगे सर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि जो ध्वनि होती है वो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस रूप में गमन करती है? तो तरंगों के रूप में गमन करती है। या आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लें इसको। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, मतलब अभी ऊपर बात की हमने, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसको भी अभी याद रखेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे एक और प्रश्न यहाँ से बनता है और बनता है और बनता रहेगा। और ज्यादातर यहाँ से कई बार प्रश्न बना है कि यहाँ से जो आवर्ती परिषद होते हैं, जो ध्वनि तरंगों के जो आवर्ती परिसर होते हैं, वहां से प्रश्न कैसे बनता है कि व्यक्ति कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज की सुन सकते है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पे जो ध्वनि तरंगों के आवर्ती परिसर हैं वो तीन होते हैं। एक तो होती है श्रव्य तरंगे, ठीक है, श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, अपसर्व्य तरंगे होती हैं, और परासर्व्य तरंगे। तो एक एक करके इनको जानेंगे और कैसे प्रश्न पूछा जाता है उसको भी जानेंगे दोस्तों। मैं दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे देखो कंटेंट तो दोस्तों हर जगह मिल जाएगा, लेकिन हम कंटेंट तो देते हैं अपनी वीडियोस में, और कंटेंट के साथ हम
साथ के साथ तुरंत के तुरंत आपको बताते चलते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, ठीक है? जिससे आपको क्या हो जाएगा, एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमें हाँ, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ तो लेते हैं, कहीं न कहीं हमें ध्यान मतलब ये नहीं समझ पाते कि क्या ज़्यादा ध्यान दें, कहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको साथ के साथ बताते चलता हूँ कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे श्रव्य तरंगों से यदि प्रश्न आया था, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लेगा जो श्रव्य तरंगें होती हैं, उनकी जो आवृत्ति होती है, वे कितने हर्ट्ज़ से कितने हर्ट्ज़ तक होती है? तो आप कहेंगे सर 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो तरंगें होती हैं, उनको कहते हैं श्रव्य तरंगें, ऑडिबल वेव्स, ठीक है? अब ये है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया कि जो हम सुन सकते हैं वो कितने हर्ट्ज़ से लेकर कितने हर्ट्ज़ तक की तरंगे सुन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ की जो तरंगे होती हैं, हम उनको हमारे कान सुन सकते हैं। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया है श्रव्य तरंगे, मतलब सुनने वाली, ऑडिबल वेव्स हैं। अब बात करें अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? इसके बारे में बात करें तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाली धमनी वाली तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे सुन नहीं सकते, ठीक है? तो इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होगी? आपसे प्रश्न बने एग्जाम में कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति की जो तरंगे होती है उनको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जिनको हम सुन नहीं सकते, ठीक है? अब बात करें अगला, पराश्रव्य तरंगे कैसे क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? तो आप कहेंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगों को पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। मनुष्य के कानों हेतु यह ध्वनि सुग्राही नहीं है। चमगादड़ भी इन तरंगों को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है? तो यदि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे, ठीक है? आप कहेंगे सर पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और दूसरा आपसे एक प्रश्न बनेगा कि जो चमगादड़ होता है वो कौन सी तरंगे उत्पन्न करता है, ठीक है? तो आप कहेंगे सर जो चमगादड़ होता है वो कौन सी तरंगे उत्पन्न करता है? तो आप कहेंगे सर पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, ठीक है? यहाँ पे हमने तीनों तरंगों के बारे में बात की और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं उनके बारे में हमने परिचर्चा की। साथ के साथ इन चीज़ों को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना कि कैसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे हमको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है? यही हमारा दोस्तों उद्देश्य रहता है बस आपके लिए। आप कहेंगे कि सर आप तो बस किताब उठाई या कुछ भी उठाया, वहाँ से कंटेंट लिया और आपका पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों बस मेरा उद्देश्य यही होता है, एक तो बेहतर कंटेंट आपके लिए मैं लाता हूँ छाँट कर चीज़ों को, क्योंकि आप 10 चीज़ों को मैं कम से कम छाँट कर जब आपके लिए कंटेंट लाता हूँ, और मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि साथ के साथ आपको बताता चलूँ कि कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, इनको साथ के साथ मैं लेके चलता हूँ, ठीक है? चलिए अब बात करें आगे सोनार। तो यहाँ से कैसा प्रश्न बनता है तो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग, ठीक है? और दूसरा, सोनार की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है परीक्षा में। तो इसको आप कमेंट करके दोस्तों आप बताएँगे। जो हमारी वीडियो को यहाँ तक देखते हुए यदि पहुँचेगा तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए, चाहे आपको पता हो या नहीं। कहीं से भी आप गूगल पे सर्च करके सोनार की फुल फॉर्म हमें लिख कर बताएँ, जिससे मुझे लगेगा हाँ, कोई वीडियो हमारी देखता है कंप्लीट। और मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप कंप्लीट वीडियोज़ देखते हैं, तो जो हम सामान्य विज्ञान की जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, यदि आपने अच्छे से एक बार कंप्लीट कर ली, तो मेरा वादा है दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो आपका, छूटेगा नहीं सामान्य विज्ञान का प्रश्न, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। एक प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, इस तरीके से मैं चीज़ों को करा रहा हूँ। पहले थ्योरी और उसके बाद दोस्तों एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं हम। तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा जो अच्छे से कंप्लीट बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखेगा दोस्तों, ठीक है? हवाबाज़ी में देखनी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। चलिए, सोनार यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा
समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसके लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। चलिए, अब यहाँ पे हम समझेंगे पराश्रव्य तरंगों के उपयोग कहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जो पराश्रव्य तरंगों के उपयोग है, जैसे संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, अंधेरे में चमगादड़ का उड़ना, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, इन सभी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक क्या है अगला? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल क्या है? ठीक है, ध्वनि की चाल को समझते हैं। ध्वनि द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी ध्वनि की चाल कहलाती है। ठीक है, ध्वनि द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी, एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? ध्वनि की चाल। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर सेकंड होती है, मीटर सेकंड होती है, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है परीक्षा में। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और एक ये पॉइंट 330 मीटर सेकंड होती है ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में। और ताप बढ़ने पर जो है, यदि टेम्परेचर बढ़ा आपका, टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। और ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट क्या है? यदि ताप अपरिवर्तित रहे तो गैस के दाब में परिवर्तन होने से ध्वनि की चाल नहीं बदलती। हवा की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप याद रखना, ताप बढ़े या आर्द्रता बढ़े हवा की, ठीक है, टेम्परेचर बढ़े या आर्द्रता बढ़े, तो ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ेगी ही। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, तो यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा कि भैया आपसे पूछ लेगा, यदि ताप या हवा की आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो आप कहेंगे सर बढ़ेगी, ध्वनि की चाल क्या है? बढ़ेगी। और दूसरा प्रश्न किस तरीके से बनेगा कि जो ध्वनि की चाल है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जो ध्वनि की चाल है, तरंग दैर्ध्य है और आवृत्ति है, उस पर क्या परिवर्तन, क्या असर पड़ता है? तो सर आप कहेंगे सर जो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य है वो तो बदल जाती है, लेकिन जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। ठीक है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि के मुख्य 3 लक्षण होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से 3? पहला तीव्रता इंटेंसिटी, दूसरा तारत पिच, और तीसरा गुणवत्ता क्वालिटी। ये 3 ध्वनि के मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है? वो ध्वनि का वह गुण व लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब तारत्व के बारे में, पिच क्या होता है? तो तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जो तारत्व होता है ध्वनि का, वो किस पर निर्भर करता है? तो आप कहेंगे सर आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणवत्ता कहलाता है। वह क्या कहलाता है? गुणवत्ता, क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, क्वालिटी। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो क्या है, समान प्रबलता समान तारत्व ध्वनि में अंतर जो प्रतीत करेंगे आप, तो उसको गुणवत्ता, क्वालिटी कहेंगे। ठीक है, आगे, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा
परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो तारत होता है ध्वनि की मोटी या पतली कहा जाता है। आप देखे होंगे जो व्यक्तियों की आवाज़ होती है वो मोटी होती है थोड़ी अपेक्षा लड़कियों की आवाज़ के। तो वो क्या होता है, वो लक्षण होता है तारत्व। पिच कैसी है, तो ये ध्वनि का एक लक्षण होता है और ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। आगे बात करें, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रतिध्वनि का मतलब है जैसे तुमने कुछ बोला कभी कभी क्या होता है, एक बड़े से हॉल में यदि आपने देखा होगा, कभी करके देखना, यदि बड़े से हॉल में हो और यदि तुम उसमें आवाज़ मारो, ठीक है, आवाज़ मारो तो आपको तो वापस वो आवाज़ आती है, ठीक, अपनी ही आवाज़ वापस आने लगती है। तो जो है यही पॉइंट है यहाँ पे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई दीवार हो 17 मीटर और आप वहाँ पे से बोले तो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी, ठीक है। 17 मीटर न्यूनतम, मतलब कम से कम 17 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए। अधिक कितनी भी हो सकती है लेकिन कम से कम 17 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे 17 मीटर। चलिए अब आपसे एक प्रश्न और बनता है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है, ठीक है, कितनी देर तक रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। तो आप कहेंगे सर 1/10 सेकंड तक रहता है। और आगे बात करें, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, ठीक है। जो ध्वनि होती है वो अपवर्तन के कारण दिन में की अपेक्षा रात में अधिक, क्योंकि रात में क्या होता है, चारों तरफ शांति होती है। तो अपवर्तन बहुत अच्छा मतलब हमें सुनाई देता है जब शांति होगी, तो जो ध्वनि है यदि कोई अचानक से बोले तो बहुत दूर तक सुनाई देगी, ठीक है। आगे, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, ठीक है। जो ध्वनि होती है वो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण गमन ही नहीं कर पाती है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं अनुनाद, रेजोनेंस क्या होता है। जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, यह घटना अनुनाद कहलाती है। एक बार और देखते हैं, जब किसी वस्तु के कंपन की जो स्वाभाविक आवृत्ति जो होती है किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक है, तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, यह घटना अनुनाद कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक संख्या क्या होती है, ठीक है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब को उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि एक मैक संख्या 1 से अधिक है तथा पिंड की चाल पराध्वनि 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनि कहलाती है, ठीक है। आगे बात करें, अगला पॉइंट क्या है, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे ही क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें प्रघाती तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। प्रघाती तरंगों के बारे में बात करें, जब कोई वस्तु पराध्वनि हो जाती है, जब कोई वस्तु पराध्वनि हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है, इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंगे कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं, ठीक है, जब कोई वस्तु पराध्वनि हो जाती है। प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक पूछा जाता है तो पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ऐसी विकृति क्या होती है, किसी वस्तु के एकांक आकार में परिवर्तन उस वस्तु की विकृति कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु के आकार में एकांक आकार में परिवर्तन हो तो उस वस्तु को उसकी विकृति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, इलास्टिसिटी
कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? तो प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, मतलब E इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। इसे हुक का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो हुक का नियम यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रत्यास्थ गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। यह विकृति तथा प्रतिबल अनुदैर्ध्य हो। यदि विकृति तथा प्रतिबल अनुदैर्ध्य हो तो प्रत्यास्थ गुणांक को हम क्या कहेंगे? यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे सर पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें अब दाब, प्रेशर। तो यहाँ से जो मोस्टली प्रश्न बनता है तो यही बनता है कि दाब का जो है सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे सर पास्कल होती है। और एक प्रश्न कैसा बनता है, इसको मैं बात करूं कि इसका मात्रक बताइए दाब का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है दाब का? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये दाब के मात्रक होते हैं। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो किससे नापा जाता है? तो आप कहेंगे सर बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। आगे ध्रुवों में दाब का सूत्र जो होता है क्या होता है? कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो P बराबर HDG होता है। और एक प्रश्न यहाँ से कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं या हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ये किसके नियम पर आधारित हैं? ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। और दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। दाब बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका पदार्थ का गलनांक बढ़ जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? पॉइंट, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। तो दोस्तों जितने भी ये पॉइंट हैं, ये प्रश्न ही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों जितने पॉइंट हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि किसी चीज़ को गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटेगा तो क्या होगा? दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। इसी तरह सभी द्रवों का क्वथनांक दाब घटाने पर बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखेंगे जितने भी द्रव हैं उनका क्वथनांक जो होता है वो दाब यदि घटाएंगे तो बढ़ जाएगा क्वथनांक। दाब घटाने पर प्रेशर कम करेंगे, मतलब प्रेशर कम करेंगे तो क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है इसी कारण। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण इसे भोजन जल्दी पक जाता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। अब अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण वायु की मात्रा कम होती है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। आप बताएंगे, ऐसे प्रश्न बनता है परीक्षा में कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, तो आप कहेंगे सर कम दाब के कारण वायु की मात्रा वहां पे कम होती है, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं ये प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में, कि ये प्रश्न कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं कि यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब एकाएक नीचे गिरने लगे तो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आंधी आने की संभावना होती है। इसी तरह यदि मतलब जब धीरे धीरे नीचे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक पाठ्यांक तो आप कहेंगे वर्षा होने की संभावना होती है। और धीरे धीरे यदि ऊपर चढ़े तो दिन साफ रहने की संभावना है, ठीक है। तो ये यहाँ से तीनों जो प्रश्न है पूछे गए हैं परीक्षा में, क्या है, तीनों प्रश्न परीक्षा में कुछ पूछे गए हैं कि एकाक यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आती है, ठीक है, आंधी आने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है, ठीक है। नीचे गिरने पे तो दोस्तों आंधी है, वर्षा होनी ही होनी है, ठीक है। आगे ध्रुवों में दाब के नियम को समझते हैं। दोस्तों क्या होता है ध्रुवों में दाब का नियम? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुत्क्रमानुपाती होता है।
अब यहाँ पे लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे, पिलवन के नियम अगला टॉपिक है। क्या है पहला पॉइंट इसमें? पिलवन के नियम है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। ठीक है, संतुलित अवस्था में यदि तैरे तो वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव्य विस्थापित करती है, ध्यान रखना। और आगा क्या है? ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। ठीक है, और नोट क्या है? किसी वस्तु का वह बिंदु जहां उसका समस्त भार कार्य करता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक जितने इसके बारे में हमने चर्चा की और जाना किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया और यह भी जाना थ्योरी क्यों पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।